तो कहानी की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां पर वक्त 70 के दशक का दिखाया गया है। इस वक्त हम इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर रीड रिचर्ड को देख पाते हैं, जो कि अपनी आयोडॉक्स ढूंढ रहा था। वो अपनी वाइफ सू से पूछता है कि वह कहां पर रखी है। इस वक्त सू एक दूसरे काम में बिजी थी। वो था उसका प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसके अंदर ये लोग पास हो गए थे और करीब 2 साल के बाद में इन्हें जाकर के पहला सुख मिला था कि फाइनली उसकी वाइफ यानी कि सू प्रेग्नेंट होने वाली है और ये लोग एक बच्चे का सुख भोग सकते हैं। मगर ये 2 सालों का गैप आया कैसे? आखिर इसके पीछे इतने ज्यादा परेशान क्यों थे? इसकी ब्रीफ दी जाती है एक न्यूज चैनल में एक एंकर के थ्रू। उसका बताना था कि आज से करीब 2 साल पहले एक अनोखी यात्रा में दूसरे प्लैनेट को ढूंढने के लिए कुछ देशवासी यानी कि नासा के स्पेस साइंटिस्ट इस धरती से एक स्पेसक्राफ्ट में निकले। मगर अचानक से आसमान में एक कॉस्मिक एनर्जी ने उनके ऊपर हमला किया और वो पावर्स इतनी ज्यादा थीं कि उनका स्पेसशिप क्रैश होते होते बचा। हालांकि कैसे तैसे यह लोग अपनी जान तो बचाकर धरती पर आ गए, मगर उसके बाद से इनके शरीर के अंदर अनजानी ताकतों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जैसे कि सू यानी कि सूजन बन गई एक ऐसी इनविजिबल और टेलीपैथी की पावर्स रखने वाली औरत, जो कि किसी भी चीज को अपनी शक्तियों से हिला भी सकती है और गायब भी हो सकती है। वहीं पर जॉनी स्टॉर्म, जो कि आग की शक्ति के साथ यहां से वहां उड़ सकता है। वहीं पर बेन ग्रिम, जो कि बन गया पत्थर का इतना मजबूत इंसान जो कि एक बार तो हल्क तक को पछाड़ दे। वहीं पर रीड रिचर्ड, जो कि बना रबर का एक ऐसा इलास्टिक मैन जो कि कितना भी खींचो मगर फटता नहीं था। इन्हीं सारी काबिलियतों की मदद से उन्होंने शहर में आने वाले काफी अलग अलग मॉन्स्टर्स का सामना किया, उन्हें धूल चटाई और एक के बाद एक शहर को मुसीबतों से बचाते रहे। यहाँ पर हम उनके एक और दुश्मन को देख पाते हैं, जिसका नाम था मोल मैन, और ये बेसिकली जमीन के नीचे सुरंगें बना बनाकर पूरी की पूरी बिल्डिंग्स ही चोरी कर लिया करता था। ऐसे कारनामे आए दिन होते रहते थे शहर में। अब एक बार की बात है जब यह लोग वीकेंड पर साथ में डिनर के लिए बैठ रहे होते हैं, लेकिन तभी बेन सू के चेहरे पर आई शिकन को पहचान जाता है और पूछ ही लेता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। और फाइनली सू को भी इस बात को रिवील करना पड़ता है कि हाँ, काफी टाइम के बाद अब हमें एक बच्चा होने वाला है। इस बात की खुशी में ये चारों मिलजुल कर सारी की सारी चेकलिस्ट तैयार करने लगते हैं, जैसे कि घर में कोई भी तार खुला नहीं रहना चाहिए, शादी की गेस्ट लिस्ट में कौन कौन होना चाहिए, घर के अंदर मैट और सब जगह मोटे पर्दे होने चाहिए ताकि रोशनी अंदर ना आ सके, साइलेंट चीजों को किस तरीके से बनाना है और संभाल कर रखना है। तो ऐसी हर एक चेकलिस्ट बनाई जा रही थी कि तभी अचानक से एक दिन सूजन काफी ज्यादा परेशान होती है और वह सोचने लगती है, क्या हमारा बच्चा नॉर्मल होगा या फिर उन शक्तियों के साथ पैदा होगा। जहां पर रीड कहता है कि यह नॉर्मल है और बिल्कुल सही तरीके से ही पैदा होगा। वहीं पर सू कहती है कि क्या तुम उसे देखना चाहते हो, और वह अपनी पावर्स के साथ रीड को उसका बेटा दिखाती है। ये दोनों अपने इस बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। वहीं पर हम बेन की लाइफ को देख पाते हैं, जिसे कि कुकीज खाना बहुत ज्यादा पसंद था। एक बार जब वह क्विक शॉप से निकल रहा था तो स्कूल के बच्चे उसे बोलने लगते हैं कि जरा इस कार को उठाकर तो दिखाओ। इसी बीच स्कूल की मैडम भी वहां पर पहुंच जाती है और बेन से कहती है कि क्या तुम इन बच्चों के मजाक के लिए मस्खरी करते रहते हो क्या? जिस पर बेन का बताना था कि हाँ, मैं भी कभी ऐसी ही इस स्कूल में पढ़ा करता था, मेरा घर यहीं पास था। हालांकि अब स्कूल आना जाना होता नहीं है। जहां पर टीचर का कहना था कि अगर नेक्स्ट टाइम आओ तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स जरूर लेकर आना, उस दिन शायद हमारी दोस्ती भी हो जाए। और जब वो घर पर आता है तो सीरियल्स के पैकेट यानी कुरकुरे के पैकेट में जॉनी को उसका एक छोटा सा मिनी भी मिलता है। मिनी हम कह सकते हैं कि सुपर हीरोज का एक छोटा सा कार्टून वर्जन। अब जहां एक तरफ ये चारों उस बच्चे के आने की खुशी में हर तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने पुलिस वालों को भी काम पर लगा दिया था कि अगर शहर के अंदर कोई और छोटे मोटे जुर्म वगैरह हो तो अपने हिसाब से देख लेना। मगर उन्हें क्या पता था कि अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत इनके शहर पर आने वाली थी, और वह थी शालाबाल, जो कि हमने पुरानी फैंटास्टिक 4 की मूवीज में एज अ सिल्वर सर्फर देखी थी।
मतलब था एजमेल। मगर इस बार शालाबाल एक फीमेल थी जो कि गैलेक्टस की अंतरिक्ष दूत थी। उसका काम था मैसेजेस यहां से वहां पहुंचाना। जैसे ही वह धरती पर यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में आती है तो सभी को सिर्फ एक ही मैसेज कहती है, आगाज है उस शानदार ताकत का जो अब तुम्हारा खात्मा करने वाली है। तो इंसानों, बस जितना भी समय बचा है अपने लोगों के साथ बिताओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हैं। अब इन 10 दिनों के अंदर अमेरिका के रक्षक यानी कि फैंटास्टिक फोर ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी प्लानिंग लगाएं जिसके अंदर हम गैलेक्टस के साथ जाकर कोई सौदा कर पाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कैसा है, कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है और इस धरती को किस तरीके से खत्म करेगा। तो पहले तो उसकी सारी कमियां हमें नोटिस करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें स्पेसशिप में उसी के ग्रह पर जाना पड़ेगा। और अब काफी दिनों के बाद अनोखे सूट बनाकर यह लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पर सभी शहर के लोग मौजूद थे। उनके सामने फैंटास्टिक फोर ऐलान करते हैं कि हम जाएंगे और अपने दुश्मन को मजा छकाएंगे ताकि वह धरती पर कभी आकर धरती के लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यह जो अर्थ है यह है अर्थ 828 और हम जो मार्वल वाली अवेंजर्स वाली अर्थ में जीते आए हैं वो है अर्थ 616, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में पैरेलल सुपर हीरोज भी अलग अलग हैं। और ये चीजें हमने कई बार स्पाइडरमैन की अलग अलग मूवीज में भी देखी हैं। उसके अंदर काफी सारे पैरेलल यूनिवर्सेस दिखाए गए थे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ये लोग तैयार थे धरती से आसमान की ओर ऊंचाई पर जाने के लिए। इन्होंने अपने थ्रस्टर्स खोल दिए थे और अब एक शानदार उड़ान के साथ निकल पड़े थे अंतरिक्ष में। यहाँ पर इनके पास टेलीपोर्ट होने के लिए एक और ब्लैक होल से निकलने के लिए स्पेसशिप भी अलग से मौजूद था। इसे सबसे पहले अपने रोबोट के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट करके अपना स्पेसशिप उस मशीन में फिट कर देते हैं और फिर कुछ ही पलों में सीधा पहुंच जाते हैं एक ग्रह के पास जहां पर गैलेक्टस की मौजूदगी पाई गई थी। इस वक्त यह ग्रह को देख पा रहे थे। इस ग्रह का नाम था नेपच्यून, जो कि लगभग हमारी पृथ्वी से 13 गुना ज्यादा बड़ा था और गैलेक्टस के सिर्फ एक ही वार ने उस पूरे प्लैनेट की धज्जियां उड़ा दी थीं, जिससे इन लोगों को मालूम चलता है कि गैलेक्टस का जो शिप है वो कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा बड़ा है, जो कि इतनी बड़ी बड़ी प्लैनेट्स को सिर्फ चंद मिनटों के अंदर खत्म कर देता है। अब यह लोग कुछ और समझ पाते कि तभी वहां पर शालाबाल पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे देवता गैलेक्टस को अलर्ट कर दिया है, वह अब भी तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद इन चारों को ही गैलेक्टस के स्पेसशिप में जाना पड़ता है। वह बहुत ज्यादा विशालकाय स्पेसशिप था जिसके अंदर कहीं पर लावा फैल रहा था, कहीं पर बर्फ थी तो कहीं पर गैसेस, यानी कि उस एक ही स्पेसशिप के अंदर अलग अलग चीजें, एलिमेंट्स, तत्व मौजूद थे। इसके बाद पहली बार इन चारों का आमना सामना गैलेक्टस से होता है, जो कि एक विशालकाय इंसानी हाथ पैरों जैसा दानव था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बॉडी पर काफी सारे ट्रांसमीटर्स फिट हुए हों। जहां पर इन दोनों की बातचीत से हमें यह पता चलता है कि उसकी भूख कभी ना मिटने वाली है, एक ऐसा श्राप जिसके कारण उसे अलग अलग अनोखे ग्रहों को खाना पड़ता है और इन ग्रहों को ढूंढने का काम करती है शालाबाल। इन चारों को एनालाइज और स्कैन करने के बाद गैलेक्टस का बताना था कि तुम मुझसे सौदा करने के लिए आए हो, ठीक है, मैं तैयार हूं। अगर तुम अपना बच्चा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे ग्रह को छोड़ दूंगा। मगर ना तो रीड और ना ही सू ऐसा चाहते थे कि अपने बच्चे की कुर्बानी दें। इस वजह से यहाँ पर इनके बीच झड़प हो जाती है। ये लोग गैलेक्टस को चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जॉनी ने अपनी आग की शक्ति से गैलेक्टस के पाइप्स जला दिए तो वहीं बेन ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर ये दोनों ही चीजें नाकाम रहीं क्योंकि उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि यह तो मानो उसके सामने चींटियां लग रहे थे। इसके बाद यह लोग भागते हुए सीधे अपने स्पेसशिप तक जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वही उनके यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता था। मगर उनके जाने से पहले उनके पीछे पड़ जाती है शालाबाल। यहाँ पर विजुअलाइजेशन, वीएफएक्स, सीजीआई या फिर कहें कि ग्राफिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाए गए थे।
यह लोग अंतरिक्ष में थे और शालाबाल से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने स्पेसशिप को फुल स्पीड से भगाया, मगर शालाबाल की स्पीड भी इतनी थी कि वह हर पल उनके पीछे मौजूद रही और उन पर हमला करती जा रही थी। एक पल को जॉनी ने भी उसके साथ 1-to-1 कॉम्बैट करने के लिए उस पर ढेर सारी मिसाइलें दागी, मगर शालाबाल की स्पीड को वह मैच नहीं कर पा रहा था। आखिरकार यह लोग फाइनली अपने उस ब्लैक होल वाले कनेक्टर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी मदद से ये बाहर निकल सकते थे, मगर गलत कनेक्टिविटी से इन्हें कुछ पलों के लिए वहीं पर गोल गोल चक्कर काटने पड़ते हैं। अब जहां एक तरफ शालाबाल उनके पीछे पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ यह लोग निकल नहीं पा रहे थे। और तीसरी मुसीबत, सूजन यानी कि सू, अब बच्चे की डिलीवरी के लिए तैयार थी। वो अपना पूरा दम लगाती है, जहां पर रीड भी उसकी इस डिलीवरी में मदद करता है। और फाइनली ये लोग अपने बच्चे को पा लेते हैं और जैसे तैसे उस ब्लैक होल से भी निकल जाते हैं। इस बच्चे को पाने के बाद ये चारों बहुत खुश थे और फिर धरती पर आने के बाद पूरा न्यूयॉर्क सिटी इनका स्वागत करता है और पूछता है कि कैसा रहा वहां का सफर? क्या तुमने उस बड़े दुश्मन को मार गिराया जो इस धरती को खत्म कर देना चाहता था? लेकिन रीड का बताना था कि इस पर अभी तक हमने कोई स्पीच तैयार नहीं की है, और रही बात गैलेक्टस की, तो उसे हम मार नहीं पाए, हम नाकामयाब रहे। जिस पर लोगों ने पूछा, आखिर तुम नाकामयाब कैसे रहे? आखिर तुमने उसका सामना क्यों नहीं किया? जिस पर रीड का बताना था कि उसने हमसे हमारा बच्चा मांगा था, उसके बदले वह इस धरती को छोड़ देता। जहां पर लोग कहते हैं कि तुम कितने खुदगर्ज हो, सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए इतने सारे लोगों की कुर्बानी कर दोगे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? वहीं दूसरी तरफ हम शालाबाल को गैलेक्टस के सामने देख पाते हैं, जो कि उससे माफी मांग रही है कि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाई। जहां पर सिर्फ एक नजर भर से ही गैलेक्टस ने शालाबाल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, मतलब कि अंग निचोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लैब में देख पाते हैं, जहां इस वक्त रीड अपनी सारी की सारी थ्योरीज को रीड करने लगता है और सोचता है कि आखिर इतने बड़े दुश्मन को हम हराएंगे कैसे। तो उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले उसने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया था, जहां पर एक अंडे को 6 मीटर दूर एक दूसरे प्लेस पर पहुंचाया जा सकता है। तो अगर हम सभी मिलकर के पूरी दुनिया में ढेर सारे ऐसे टावर्स लगा दें, तो हमारी पूरी दुनिया को हम एक जगह से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पर फिट कर सकते हैं। और जब तक गैलेक्टस को यह पता लगेगा, तब तक वह हम तक पहुंचने के लिए करोड़ों साल लगा देगा। तब तक तो न जाने हम कहां पर होंगे। अब जहां एक तरफ रीड की यह थ्योरी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जॉनी, जो कि 1-2 बार शालाबाल से बात करके आया था, तो उसने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था, तो वह उसकी वॉइस को एनालाइज करने में लगा हुआ था। अब जहां एक तरफ सू अपने बच्चे के लिए परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी कि हमने जो इस पूरी दुनिया को यह बताया है कि हम अपने बच्चे का सौदा नहीं करके आए हैं, तो हर कोई हमारे खिलाफ होगा। इसी वजह से वह एक बार नीचे उतर करके सभी लोगों के बीच में आकर के सभी से माफी मांगती है और बोलती है कि मैं अपने बच्चे की कुर्बानी देकर के यह धरती नहीं बचाना चाहता, और इस धरती को बचाने के लिए मैं अपने बच्चे की भी कुर्बानी नहीं देना चाहती, क्योंकि यह अनमोल है और हम आपकी रक्षा कर ही रहेंगे। जिसके बाद हर किसी को विश्वास होता है और सभी लोग इन चारों को चीयर अप करते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, फैंटास्टिक फोर। जिसके बाद अब यह लोग पूरी दुनिया के अंदर हर जगह, यानी कि अरब, सऊदी, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, नेपाल, हर जगह, मतलब कि दुनिया के हर कोने में कांटेक्ट करवा करके अलग अलग टावर्स खड़े करवा देते हैं, जो कि इस धरती को टेलीपोर्ट करके किसी और ही गैलेक्सी में भेज दें। लेकिन अब सिर्फ 10 घंटे ही बचे थे, और ऐसा करने के लिए इन्हें हर जगह की बिजली को बंद करना जरूरी था। तो यहाँ पर सभी लोग इनकी हेल्प करते हैं, हर जगह से लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं, ताकि इन टावर को पूरी बिजली मिल सके इस धरती को टेलीपोर्ट करने के लिए। जैसे ही यह टेलीपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं कि तभी वहां पर शालाबाल पहुंच जाती है, जो कि एक एक करके इनके टावर उखाड़ देती है, क्योंकि सारे टावर नष्ट हो जाते हैं कुछ ही पलों के अंदर। यानी कि इनका यह प्लान ध्वस्त हो जाता है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अब इतने कम टाइम के अंदर ये लोग गैलेक्टस से बचेंगे कैसे, कि तभी यहाँ पर रीड को एक और आइडिया आता है, क्यों ना हमारे पास जो अभी भी कुछ टावर्स शहर के बीचों बीच स्टेबलाइज किए हुए हैं,
अगर हम उसका एक ट्रायंगल बना करके गैलेक्टस को बच्चे का लालच दें और जब वो इस बच्चे को लेने के लिए आए तो हम हमारे टावर्स को एक्टिवेट करके सीधा अगर गैलेक्टस को ही कहीं और इस मिल्की वे में टेलीपोर्ट कर दें तो वह अपने शिप तक पहुंच नहीं पाएगा। वो शिप तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर यहाँ धरती तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी ताकत उसका शिप ही है। तो ये आइडिया काम कर सकता है। फिर यह चारों इसी आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने बच्चे को एक बहुत ही मजबूत से बेबी केस में पैक करके शहर के सेंटर में रख देते हैं और फिर इंतजार करते हैं गैलेक्टस के आने का। अब बच्चे को पाने की चाहत गैलेक्टस में इसलिए थी क्योंकि गैलेक्टस को लगता था कि उसका जो श्राप था, जब वह भी कभी एक इंसान हुआ करता था, तो उस श्राप ने उसकी एक कभी ना मिटने वाली भूख को जन्म दिया और अब वह शांति से मरना चाहता है। इसलिए अपना उत्तरदायित्व किसी और को बनाना चाहता है। दैट इज द रीजन उसने फ्रैंकलिन को चुना। फ्रैंकलिन यानी कि वही बच्चा। अब इस बच्चे को पाने के लिए धरती पर जैसे ही वह आता है तो आने के साथ ही उसका साइज जितना बड़ा होता है तो धरती की सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दुकानें और घर टूटने लगते हैं। एंड दैट सीन वॉज लिटरली एपिक, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया CGI के तड़के थे, जिसके बाद में ये लोग अपनी चाल में कामयाब हो पाते कि तभी गैलेक्टस ने बच्चे को स्कैन कर लिया था और उसे मालूम चल गया था कि यहाँ मुझे एक जाल में ट्रैप करने के लिए बुला दिया गया है। बच्चा तो यहाँ पर है ही नहीं और वह इनकी चाल को समझ करके सीधा इनके टावर की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पर उसे रोकने के लिए कभी जॉनी अपनी आग का सहारा लेता है, तो कभी बैन उसे धक्का देने की कोशिश करता है, तो कभी रीड रिचर्ड उसके ऊपर कुछ सामान फेंकता है। मगर इतना विशालकाय शरीर था गैलेक्टस का कि उसके ऊपर किसी भी बात का असर ही नहीं हो रहा था। जहां एक तरफ उसने रीड को पूरी तरीके से रबर की तरह खींच दिया था, वहीं दूसरी तरफ रीड को बचाने के लिए आसमान से जॉनी सीधा बैन को फुल स्पीड से गैलेक्टस की तरफ फेंक कर मारता है। हालांकि उससे गैलेक्टस का ध्यान सिर्फ 1-2 मिनट के लिए तो हटता है, मगर उसने बच्चे की मौजूदगी को भांप लिया था। अब जैसे ही वह फ्रैंकलिन के पास पहुंच रहा था कि तभी एक माँ, जो कि अपने बच्चे का एक बाल भी बांका होने देना नहीं चाहती थी, वह शक्ति का इस्तेमाल करती है, जहां पर उसकी इनविजिबल टेलीपैथी पावर काम आती है और उसी पावर के बदौलत वो गैलेक्टस को धक्का देती है। अब यह धक्का उसे सीधा न्यूयॉर्क सेंट्रल पॉइंट पर ले आता है, जहां पर एक टावर ट्रायंगल बना हुआ था जो कि टेलीपोर्टेशन का काम करता था। और इसी टेलीपोर्टेशन की मदद से यह लोग उसे एक अलग जगह टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो पाते। मगर गैलेक्टस इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह पूरा उसमें जाने के बावजूद भी अपनी ताकत से बाहर आने लगता है। अब यहाँ पर जॉनी को लगता है कि उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी गैलेक्टस को वापस से एक अलग दुनिया में भेजने के लिए। मगर तब यहाँ पर काम आती है शालाबाल, क्योंकि वो उसकी नौकर जरूर थी मगर वह भी उसके कहर से परेशान थी। दैट इज वहाई। अब शालाबाल उसे धक्का देकर सीधा टेलीपोर्टेशन में डाल देती है और इस तरीके से यह बड़ा सा भीमकाय जीव धरती से निकल पाता है और यह धरती उसके कहर से बच पाती है। मगर हालांकि सू ने अपने शरीर की इतनी ताकत लगा दी थी कि वो मर जाती है। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। रीड यहाँ पर उसे दिल की धड़कन देने की, CPR देने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर सू इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। हर कोई बहुत ज्यादा रोने लगा था कि तभी वहां पर उसका बच्चा फ्रैंकलिन उसके पास आता है, उसके सीने पर हाथ रखता है, कंधों पर मानो जैसे कोई अलग सी मसाज कर रहा था कि अचानक से सू जिंदा हो जाती है। यह सब कुछ कॉस्मिक पावर का कमाल था, जहां पर अब इन लोगों को पता चल गया था कि सचमुच यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सुप्रीम सुपर हीरो बनने वाला है। और अब इस देश और दुनिया को बचा लेने के बाद में इनका अगेन एक इंटरव्यू होता है, जहां पर यह बताया जाने वाला था कि आखिर कैसे इन्होंने इतनी बड़ी आपदा का सामना किया। मगर जब तक ये लोग इंटरव्यू के लिए पहुंच पाते कि एक दूसरा अर्जेंट काम इन्हें मिल जाता है, यानी कि कोई दूसरा मॉन्स्टर शहर पर आकर हमला करने वाला था। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि बच्चे को पाकर ये चारों ही बहुत ज्यादा खुश थे और अब फैंटास्टिक 4 की गाड़ी में छोटे से बेबी के लिए एक छोटी सी सीट मौजूद थी, यानी कि अब होने वाले हैं फैंटास्टिक 5। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।